Hello class 12th, welcome to the channel Economics Classes by Gaurav Dudeja and welcome to 15 minutes Economics Revision Series। इस 15 मिनट की रिवीजन सीरीज में आई होप आपने सब चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझा होगा और आपको बेनिफिट भी मिला होगा। इस 15 मिनट की रिवीजन सीरीज में हम लोग अब तक कर चुके हैं एडी और एएस को खत्म विद न्यूमेरिकल्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन फॉरेन एक्सचेंज, देन मैक्रो ओवर। उसके बाद हम करेंगे नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड देन उसके बाद इंडियन को शुरू कर देंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर नेक्स्ट क्लास में होंगे। आज हमारा होगा बजट। तो गवर्नमेंट बजट को फटाफट से रिवाइज करेंगे, सारे कंसेप्ट्स को फिर से एक बार रिवाइंड करेंगे और सोचेंगे क्या था, क्योंकि बजट के अंदर से काफी सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपको पता है बजट में कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांस पूरे पूरे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ मत करो, रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन मत करो। मैं न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया कि क्या फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशनरी इन नेचर होता है, क्या फिस्कल डेफिसिट से हमेशा गवर्नमेंट जो है वो इनएफिशिएंसी शो करती है अपनी, या फिर एफिशिएंसी शो करती है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या फिस्कल डेफिसिट की वजह से कोई और डेफिसिट क्रिएट होता है? बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या रेवेन्यू बजट में अगर डेफिसिट ना हो फिर भी क्या फिस्कल डेफिसिट हो सकता है? ये सारे क्वेश्चन जो आपको पता भी नहीं है किसके आंसर क्या है, बहुत कम बच्चों को पता होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करें भाई? मैं मानता हूं कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, सबसे पहले हमें चैप्टर के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वो भी बहुत डीप में कंसेप्ट्स। तो आज इस क्लास में देखो, पहले आपने भले कितनी बार क्लास बजट की देखी हो कहीं से भी और कहीं पर भी देखी हो, लेकिन आज की इस क्लास में ज्यादा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे देना, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ सिर्फ कंसेप्ट्स पे होता है। तो बजट के कंसेप्ट्स को बहुत डीप में समझो, अच्छे से समझो, क्लास को देखो ध्यान से और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस यानी कि हॉट क्वेश्चंस करे बिना बोर्ड में नहीं जाना आप लोगों को, वरना आपके एग्जाम में स्कोर जो है ना वो नहीं आ पाएगा अच्छा। बार बार बोलता हूं इंडायरेक्ट क्वेश्चन करो, कंसेप्चुअल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चों। डायरेक्ट क्वेश्चन का जमाना गया, वो पहले कुछ और जमाना होता, हमारे वक्त में जमाना होता था, अब वो जमाना गया। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने इनडायरेक्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो गाइस। तो शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट। बजट को ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि होता क्या है बजट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहां से बनेंगे साथ साथ बताऊंगा। सिर्फ फिस्कल डेफिसिट से नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें जहां क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैप्टर को समझना है बस ध्यान से। चलो शुरू करते हैं। तो बजट में सबसे पहले पता होना चाहिए आपको बच्चों कि बजट है क्या। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, गवर्नमेंट बजट जो है वो कोई अकाउंट तो है नहीं। गवर्नमेंट बजट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है ना, क्या तैयार करती है, किसके लिए तैयार करती है कि आने वाले जो साल में हमें इकोनॉमी के अंदर कहां कहां खर्चे करने हैं और कहां कहां से हमारी रेवेन्यू या इनकम आ सकती है। अगर हमारे खर्चे पूरे नहीं हो सकते हैं तो हमें कैसे वो फंड रेज करना है, अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है या फिर बोरिंग्स करनी है, बहुत चीजें होती हैं। तो बजट एक एस्टिमेटेड एक स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट बताती है कि हमें एस्टिमेटेड इतने खर्चे अगले साल में करने हैं और इतनी रेवेन्यू हमारी एंटिसिपेटेड आनी है। अब देख लो क्या सिचुएशन है। तो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो शो करता है गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो इसे अनाउंस करते हैं और आपको पता है इसकी डेट क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का बजट तैयार होता है। तो बजट जो है वो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट बोल लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल लो, जो शो करती है गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड फाइनल एक्सपेंडिचर्स और एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो बजट के अंदर है क्या? बजट के अंदर दो बजट है, एक रेवेन्यू बजट है, एक कैपिटल बजट है। देखो बजट का एक फ्लो चार्ट आपको तैयार करके दूंगा मैं, उससे पहले आप समझ लो कि बजट की डेफिनेशन अच्छे से कि बजट है क्या। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एग्जैक्ट नहीं पता होता कितना खर्चा होना, एग्जैक्ट कभी नहीं पता होता, अगले साल की बात हो रही है। और एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर या फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर क्या आप सब जानते हो, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद बजट के अंदर ना बेटा दो अकाउंट हम डालते हैं,
दो टाइप होते हैं बजट के अंदर, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब ध्यान से सुनना, रेवेन्यू बजट क्या है, कैपिटल बजट क्या है। एक छोटी सी बात दिमाग में डाल लो, बजट में दो ही बातें रिकॉर्ड होनी है, खर्चे और रिसिप्ट्स। सिंपल सी बात है, खर्चे और रिसिप्ट्स। अब ये भी तो एक बजट है ना, रेवेन्यू बजट हो चाहे कैपिटल बजट है तो बजट है ना। तो बजट में दो ही बातें रिकॉर्ड होनी है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स। लेकिन रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो, जिस तरह का बजट उस तरह के खर्चे उस तरह के रिसिप्ट्स। तो ओवरऑल बजट में अगर हम देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है और टोटल रिसिप्ट रिकॉर्ड होती है। लेकिन रेवेन्यू बजट में देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट रिकॉर्ड होती है। और कैपिटल बजट में देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है और कैपिटल रिसिप्ट रिकॉर्ड होती है। अब सबका मतलब अलग अलग है, अब सबका मतलब भी तो याद करना है। अब वो याद नहीं करना, वो समझना है बेसिकली आपको। रट्टाफिकेशन अब भूल जाओ, अब नहीं करना रट्टाफिकेशन आपको। तो बजट के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि बजट में भाई टोटल एक्सपेंडिचर है कौन कौन से, किसको मिला के बनता है टोटल एक्सपेंडिचर, तो सिंपल सी बात है, साफ साफ बोल देना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला के बनता है टोटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि और कोई बजट तो है नहीं, दो ही बजट है तो दो ही खर्चे होंगे। एक रेवेन्यू बजट था, वहां से उठाया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल बजट था, वहां से उठाया कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को जोड़ दिया, बन गया टोटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही पूछेंगे टोटल रिसिप्ट कौन कौन सी होती है, साफ साफ बोल देना सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट मिला के बनता है टोटल रिसिप्ट्स। चाहे वाइवा हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो। तो ये चीजें हमें करनी है। अब जो फ्लो चार्ट बनेगा थोड़ी देर में, उसको बस नोट कर लेना अच्छे से आप। तो अभी देखो, यहां पर मैं आपको चीज दिखाता हूं कि एक फ्लो चार्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें कि बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर है और जो रिसिप्ट्स हैं, उसमें जो रिसिप्ट्स हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। कोई खर्चे ज्यादातर कंपोनेंट, उसके सब कंपोनेंट्स कम है, रिसिप्ट्स के कंपोनेंट थोड़े से ज्यादा है। बजट रिसिप्ट में दो रिसिप्ट थी, एक रेवेन्यू रिसिप्ट थी और दूसरी कैपिटल रिसिप्ट थी। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर भी टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मतलब समझाऊंगा क्यों है, क्यों यहां पर डाली। ठीक है, टैक्स और नॉन टैक्स के बाद टैक्स भी दो तरह का था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल दिए हुए हैं, समझ में भी नहीं आएंगे, आप पहले समझ लो डेफिनेशंस क्या है, सब क्या है, फिर समझ में आएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, देखो सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको बजट, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आपको प्रॉपर एक फ्लो चार्ट सेपरेट सा, सुंदर सा, अच्छा सा बना के ना, इजी सा, उसको समझो। फिर से देखो, गवर्नमेंट बजट के अंदर बेटा दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें हैं? सबसे पहला है रेवेन्यू बजट, ठीक है ना, सबसे पहला है रेवेन्यू बजट, और दूसरा है बेटा कैपिटल बजट। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट है उसके अंदर क्या रिकॉर्ड हो रहा है? मैंने एक बात सिंपल सी बोली थी, बजट के अंदर दो ही चीजें हैं, खर्चे और रिसिप्ट्स, दैट्स इट। तो रेवेन्यू बजट कौन सा नया बजट है, इसमें भी दो ही चीजें होंगी, खर्चे और रिसिप्ट, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होंगे। बच्चे पूछ रहे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं सर, बताऊंगा, पहले फ्लो चार्ट देख लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट दो ही चीजें हैं। ऐसे ही कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट। अब इनको समझना आप कि क्या क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसके पार्ट हैं? रेवेन्यू बजट के। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसिप्ट्स किसके पार्ट हैं? कैपिटल बजट के। अब इन चारों के डेफिनेशन को समझो। एक छोटा सा डिफरेंस सुन लो बड़े ध्यान से। ओवरऑल रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर में डिफरेंस क्या होता है भाई? जो भी खर्चे या जो भी रिसिप्ट्स, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात भी कर रहा हूं और इसकी बात भी कर रहा हूं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, चाहे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हो, चाहे रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट हो, दोनों ही रिकरिंग इन नेचर होते हैं, मतलब कि बार बार फ्रीक्वेंटली होते हैं। रोज रोज खर्चे होंगे, रोज रोज इनकम आएगी। पर कैपिटल नेचर के जो खर्चे रिसिप्ट होते हैं वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार खर्चे नहीं होंगे, बार बार रिसिप्ट नहीं होंगे, ये फ्रीक्वेंट बेस पे नहीं होती। अब जो खर्चे फ्रीक्वेंट बेस पे नहीं होते, ऑब्वियस वो कोई एसेट क्रिएट नहीं करते। आप जो भी खर्चे देखो घर में रोज करते हो, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है, सिर्फ एक्सपेंस होते हैं नॉर्मल। वो एसेट क्रिएट आप बहुत लंबे समय के बाद करते हो, तो वो कैपिटल नेचर के हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसकी बात कर रहा हूं, वो ना ही कोई गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट करेंगे, नीदर क्रिएट एसेट, नीदर क्रिएट एसेट, ना ही कोई एसेट क्रिएट करेंगे, नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट करेंगे, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। ऐसे खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर के खर्चे। अब इसका उल्टा कर लो,
जो खर्चे आपकी एसेट भी क्रिएट करें, क्रिएट एसेट, या तो एसेट क्रिएट कर दें गवर्नमेंट की, या फिर लायबिलिटी को कम कर दें, और रिड्यूस एनी लायबिलिटी। जो खर्चे या तो कोई एसेट क्रिएट कर दें या तो कोई लायबिलिटी हमारी कम कर दें, वो कैपिटल नेचर के खर्चे हैं। लेकिन जो खर्चे ना कोई एसेट क्रिएट करें गवर्नमेंट की और ना कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी को कम करें, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये फ्रीक्वेंट बेस पे खर्चे होते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नॉन फ्रीक्वेंट बेस पे होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है एग्जाम्पल दो सर, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपसे पूछेंगे, आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे कौन सा खर्चा है बताओ। अब आप समझो ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के कौन से हैं जो ना ही कोई एसेट क्रिएट करे, ना कोई लायबिलिटी कम करे, और रोज रोज हो, फ्रीक्वेंट बेस पे हो। तो सिंपल से एग्जांपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट पेमेंट कर रही होती है सैलरी की, वेजेस की, इंटरेस्ट की, कमीशन की, तो पेमेंट ऑफ वेजेस है, पेमेंट ऑफ सैलरी है, पेमेंट ऑफ बोनस है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, पेमेंट ऑफ कमीशन है। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट जो भी ऐसे खर्चे करती है जो सिर्फ एक्सपेंस है, ना कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं ना कोई लायबिलिटी कम कर रहे हैं, ऐसे खर्चे होते हैं रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स। एग्जाम्पल पूछा गया एग्जाम में कि मिड डे मील पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में, कौन सा एक्सपेंडिचर है भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई एसेट क्रिएट थोड़ी हो रही है ना। तो ऐसे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग परचेज की होती, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर बनाया होता, या गवर्नमेंट ने कोई मेट्रो कोचेस परचेज किए होते, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते, क्योंकि एसेट क्रिएट हो गई। परचेज ऑफ बिल्डिंग है, परचेज ऑफ एनी एसेट है, मैं कह रहा हूं फिक्स्ड एसेट। अगर गवर्नमेंट ने लोन रीपे किए होते, रीपेमेंट ऑफ लोन, सोचो गवर्नमेंट ने लोन्स रीपे कर दिए, जिससे लिए थे उसको दे दिए, तो लायबिलिटी कम हो गई, अब लोन उतर गया, चुक गया रोल हमारा। तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये लायबिलिटी को कम कर रहा है। या तो एसेट क्रिएट करे, देखो ये वाला जो खर्चा येलो वाला हाईलाइट कर रहा हूं, ये एसेट क्रिएट कर रहा है, और जो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं ये आपकी लायबिलिटी को कम कर रहा है। बेटा या तो एसेट क्रिएट हो या फिर लायबिलिटी रिड्यूस हो, वो खर्चे आपके होते हैं कैपिटल नेचर के खर्चे। आपको समझ में आया होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस। एक बार वापस दोहरा लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच ईदर क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। दैट्स इट। बोलो आया समझ के नहीं आया? ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट पे आते हैं, बहुत सिंपल सरल भाषा में, बहुत सिंपल सरल भाषा में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट किसके पार्ट हैं भाई? बजट में जो टोटल रिसिप्ट होती है ना, बजट में जो टोटल रिसिप्ट होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट। अब समझो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, बेटा गवर्नमेंट के बजट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो रोज रोज फ्रीक्वेंट बेस पे गवर्नमेंट के पास आ रही है, रिकरिंग इन नेचर। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट फ्रीक्वेंट बेस पे नहीं आती है, नॉन रिकरिंग नेचर होती है, बहुत लंबे समय के बाद कोई रिसिप्ट आ रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट, पैसा गवर्नमेंट के पास आता है लेकिन कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, वापस नहीं देना होता। तो यहां पर पहले लायबिलिटी की बात करते हैं। नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, ध्यान से सुनना, नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, ठीक है, ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करती हैं। पर जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, वो लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। पैसा आ रहा है तो वापस देना पड़ेगा, तो क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, एसेट्स भी चली जा सकती है आपकी। तो ऐसी कोई रिसिप्ट, ऐसा पैसा किस काम का जो लायबिलिटी क्रिएट कर दे, ऐसा पैसा किस काम का जो आपकी एसेट को कम कर दे, है ना। लेकिन जरूरत तो पड़ जाती है इंसान को, तब ऐसा होता है। तो अब एग्जांपल लो, एक इंसान बहुत दुखी है, कोई पैसा नहीं है, उसको उसको कर्ज की जरूरत पड़ेगी, बोरिंग्स, उधार लेनी है उसको, वो लेगा ना, वो तो उधार लेगा तो वापस भी करनी पड़ेगी, पैसा उसका नहीं है। या तो घर की चीजें बेचेगा और पैसे लाएगा, अपना खर्चा पूरा करेगा, वो भी किसी काम की चीज नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट के ऐसे काम हो रहे, समझ जाना यहां दिक्कत क्रिएट हो गई भाई। तो ऐसे खर्चे या तो लायबिलिटी क्रिएट कर दें और एसेट को रिड्यूस कर दें, वो कैपिटल रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है पर वापस देना है, ये तो एसेट कम हो रही है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी हैं? ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, ना कोई एसेट को रिड्यूस करती हैं। एग्जांपल दे दो सर, एग्जांपल के बिना बात नहीं बनेगी। आप सोचो गवर्नमेंट के पास ऐसे कौन कौन से रिसिप्ट आते हैं जो रोज रोज आती हैं, और लायबिलिटी भी वापस भी नहीं करनी होती। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसा आता है ना, जो
वो उसकी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, वापस नहीं देने होते गवर्नमेंट को, वापस टैक्सेस, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देना होता। और जो पैसा नॉन टैक्स से आता है, टैक्स के अलावा गवर्नमेंट चालान काटती है, लाइसेंस फीस लेती है, पासपोर्ट फीस लेती है, बहुत चीजें हैं, तो वो गवर्नमेंट की इनकम है, वो भी डिविडेंड रिसीव करती है, तो उससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में दो रिसिप्ट हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों ही ऐसे रिसिप्ट हैं गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। ये एग्जांपल है टैक्स नॉन टैक्स के, इसको डिटेल में भी करेंगे अभी। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल की बात करें तो या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, सोचो गवर्नमेंट के पास पैसा आया लेकिन बोरोइंग से आया, उधार लिए गवर्नमेंट ने, अब बोरोइंग्स इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट को वापस करना है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ने एसेट बेच दी होती, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट ने एसेट बेच दी होती तो भी पैसा आता, लेकिन एसेट तो रिड्यूस होकर चली गई ना, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि इससे एसेट रिड्यूस हो गई। अगर गवर्नमेंट एसेट बेच के पैसा ला रही हो या फिर गवर्नमेंट उधार लेके पैसा ला रही हो, वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा या एसेट रिड्यूस करेगा। यहां पर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है, और यहां पर एसेट रिड्यूस हो रही है, दोनों ही कैपिटल रिसिप्ट है। इसके अलावा दो रिसिप्ट और है मेरे पास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 1 नंबर, 2 नंबर, तीसरे नंबर पे आता है अगर गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है लोन्स की। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, जब लोन दिया था तो हमारे डेटर्स थे, पैसा हमारा था, हमारी एसेट थी, मेरा पैसा, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है। अब वो रिकवर हो गया, आ गया, अब आ गया तो वो डेटर्स नहीं रहे, अब वो बैलेंस शीट से डेटर हट जाएंगे, वो डेटर्स मेरी एसेट अब नहीं रहे, तो रिकवरी ऑफ लोन में पैसा तो आ गया लेकिन अब वो डेटर्स नहीं रहे, ये मेरी एसेट रिड्यूस कर रहा है, तो इसमें भी आपकी एसेट रिड्यूस हो रही है। समझ में आया? चौथा एग्जांपल होता है स्मॉल सेविंग्स। सुनना ध्यान से, जब गवर्नमेंट अपनी कुछ छोटी मोटी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स इशू करती है तो लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा किसके पास आता है? वो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, और गवर्नमेंट को वो पैसा वापस करना होता है, क्योंकि लोग जब अपनी सिक्योरिटी वो वापस बेचेंगे तो उसको पैसा देना नहीं पड़ेगा लोगों को, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है यहां पर, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट को वापस देना है। गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू क्यों की है? गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत थी, लोगों ने क्यों खरीदी है? लोगों को रिटर्न चाहिए थे। अब 1 साल का मान लो मैच्योरिटी पीरियड है, जब वो लोग इस सिक्योरिटी को वापस बेचेंगे तो गवर्नमेंट को पैसा वापस देना पड़ेगा लोगों का, वो भी विद इंटरेस्ट। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट है बेटा। तो जो भी रिसिप्ट गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस करे या फिर लायबिलिटी क्रिएट करे, वो कैपिटल रिसिप्ट है। जो भी रिसिप्ट गवर्नमेंट की ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करे ना तो कोई एसेट रिड्यूस करे, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स दो तरह का होता है बेटा, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत सिंपल है, सब बच्चों को आता है। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो सीधा आपको गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, आप किसी पे शिफ्ट नहीं करने होते, शिफ्ट नहीं कर सकते, और ये टैक्स सीधा आपकी इनकम प्रॉपर्टी पे लगते हैं, किसी और पे शिफ्ट आप नहीं कर सकते। एक ट्रिक बताता हूं, जो भी टैक्सेस, बहुत काम की ट्रिक है, जो भी टैक्सेस आपके गुड्स और सर्विस पे लगेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स होंगे, और जो भी टैक्सेस आपके इनकम पे, आपके प्रॉफिट पे, आपकी प्रॉपर्टी पे लगेंगे वो डायरेक्ट टैक्स होंगे, क्योंकि वो आपको ही भरने होंगे सीधा। सिंपल सी बात है, जो भी टैक्स, यहां लिख लो आप, जो भी टैक्स गुड्स और सर्विस पे लगेंगे, अब जीएसटी मत बोल देना, जीएसटी एक ही एग्जांपल हो गया, एग्जांपल और भी देने होते हैं जो पहले चलते थे, वो भी आप एग्जांपल दे सकते हो। तो जीएसटी हो गया आपका, ठीक है, सेल टैक्स हो गया आपका, वैट हो गया आपका, एक्साइज ड्यूटी हो गई आपकी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई आपकी, सर्विस टैक्स हो गया आपका, बहुत सारे टैक्स पहले भी लगते थे, कस्टम ड्यूटी हो गई आपके। तो जो भी टैक्सेस गुड्स सर्विस के प्रोडक्शन पे लग रहे हैं, कंजम्पशन पे लग रहे हैं, वो इंडायरेक्ट टैक्स हैं। जो भी टैक्सेस आपकी प्रॉपर्टी पे, लाइक इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स यानी प्रॉफिट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स यानी कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स हो गया, एसेट बेचने पे टैक्स हो गया, रेवेन्यू जो है उसकी। तो जो भी टैक्सेस आपकी इनकम, प्रॉपर्टी या प्रॉफिट पे लग रहे हैं वो आपके कौन से टैक्स हैं? डायरेक्ट टैक्स हैं, किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकते। आपको ये सोचना है कि ये गवर्नमेंट की रिसिप्ट है या नहीं। ऑब्वियस गवर्नमेंट को टैक्सेस रिसीव होते हैं तो रिसिप्ट है, लेकिन क्या ये रिसिप्ट गवर्नमेंट को वापस करनी होती है? कभी किसी को वापस नहीं करनी होती, तो ये कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं डायरेक्ट टैक्स, है ना, कोई एसेट रिड्यूस नहीं होती है इसके अंदर। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है? डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन, इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन तो हो गई, टैक्स रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है? टैक्स रेवेन्यू की डेफिनेशन है, टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट from the sources of taxes. Non-tax revenue क्या है? Non-tax revenue refers to income of the government from the sources other than the taxes, such as
गवर्नमेंट को पैसा रिसीव हुआ किससे? पेनल्टी लगा रही है गवर्नमेंट, चालान वगैरह काट रही है, पासपोर्ट फीस रिसीव हो रही है, लाइसेंस फीस रिसीव हो रही है। उसके अलावा तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे पास है नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर, जो आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है। तीन चीजों को सुनना। एस्चीट, बहुत कम बच्चों को पता है। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल असेसमेंट, और आपका है फोरफीचर। ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, पर नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वापस नहीं करनी होती किसी को, लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। कैसे? अगर किसी भी इंसान की डेथ, एस्टेट बता रहा हूं, अगर किसी भी इंसान की डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसकी संपत्ति, उसकी वेल्थ, अगर उसको कोई लीगल नॉमिनी नहीं है, लीगल हायर नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं बेचा फैमिली के अंदर, तो उसकी सारी संपत्ति, परिवार की जो भी पड़ी हुई है वेल्थ, जो भी एसेट है उसकी, वो सारी अगर गवर्नमेंट के पास चली जाए इन केस, तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बन जाते हैं। गवर्नमेंट को वापस थोड़ी करनी, किसको वापस करेगी गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट की इनकम बन गई, इसे एस्टेट बोलते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही कोई भी, किसी और का पैसा था गवर्नमेंट को मिल गया फ्री में, खत्म बात। स्पेशल असेसमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी भी एरिया में, किसी सिटी में, किसी स्टेट में, कहीं पर भी अगर कोई डेवलपमेंट कर रही है, और डेवलपमेंट करने के बाद गवर्नमेंट बोलती है कि हम आप जिन लोगों को इस डेवलपमेंट से बेनिफिट हुए हैं, उनसे हम कुछ थोड़ा सा फीस चार्ज करना चाहते हैं, आपको देनी पड़ेगी, आपको फायदा हुआ ना, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी ना, आपको आगे फायदा होगा ना, तो थोड़ी सी फीस जो गवर्नमेंट लेती है वो स्पेशल असेसमेंट होता है, वापस थोड़ी करनी है गवर्नमेंट को, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही। और फीचर, अगर गवर्नमेंट ने किसी की संपत्ति जब्त कर ली है, क्योंकि उसने पैसे गवर्नमेंट के दिए नहीं, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के किसी भी पीएसयू से, कहीं से भी गवर्नमेंट के किसी ने पैसे ले रखे हैं और वो दे नहीं रहा, तो जो अगर उसने कोई कोलेक्टर रखवाया हुआ है, तो गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। जब्त करने के बाद वो सारा पैसा गवर्नमेंट का सब रिकवर कर लेती है गवर्नमेंट उसके बाद उससे, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम बन जाता है, वापस नहीं करना होता, लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, उसे बोलते हैं फोरफीचर, जब्त कर लेना। ये तीन चीजें आपसे पूछेंगे, कौन सी रिसिप्ट है, बोलना रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर पूछा स्मॉल सेविंग्स कौन सी रिसिप्ट है, भाई इसको कैपिटल रिसिप्ट बोलना है, क्योंकि लायबिलिटी क्रिएट करती है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। ये गलती करते हैं इसमें बच्चे, आप भी करेंगे, ध्यान से सुन लो, मत करना, ठीक है। ये हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफरेंस आराम से कर लोगे आप। अब आता है आपका डेफिसिट का टॉपिक, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कान खोल के सुनना। डेफिसिट की बातें करूंगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, ठीक है, सुनना ध्यान से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो क्या है डेफिसिट्स में। अगर आपसे डेफिसिट्स के बारे में पूछते हैं, तो सबसे पहली चीज, बेटा डेफिसिट का मतलब क्या होता है? बजट के अंदर डेफिसिट का मतलब क्या है? शॉर्टेज। बजट के अंदर रिकॉर्ड क्या हो रहा था, पहले तो ये जानो। बजट के अंदर दो ही चीजें थी, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट। अगर गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए गवर्नमेंट की टोटल एंटीसिपेटेड रिसिप्ट से, हो गई डेफिसिट, हो गया, शॉर्टेज हो गई बजट में। भाई खर्चे ज्यादा हो गए, रिसिप्ट इतनी है नहीं, जो आनी थी वो अंदाजा है कि अब नहीं आएंगी, खर्चे बहुत ज्यादा मेंटेन करने पड़ रहे हैं, एक्सपेंड करने पड़ रहे हैं हमें, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट हो गया है। अब बजट डेफिसिट के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा तीन तरह के डेफिसिट। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सबको आता है यार। फिस्कल डेफिसिट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, उस पे ध्यान देना जो मैं बताने वाला हूं इसी क्लास में, आज कोई सेपरेट क्लास नहीं होगी उसकी। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। सुनना बेटा ध्यान से, अगर गवर्नमेंट के बजट में बात हो रही है, बताओ कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। सिंपल सी बात है, पहले ये सोचना कि रेवेन्यू डेफिसिट कौन से बजट में होता है। बजट दो तरह के थे, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू वाले में होता है, रेवेन्यू नाम लिखा है। अब रेवेन्यू बजट में क्या रिकॉर्ड होता था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू नेचर वाले एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए हैं रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट से, तो गवर्नमेंट के बजट में हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसिप्ट्स मेंशन ना हो, नहीं दे रखी हो, तो इसके टाइप्स आप ऐड कर लेना। टैक्स रेवेन्यू दे रखी होगी और नॉन टैक्स दे रखी होगी, उसको ऐड कर लेना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स निकाल लोगे आप, आंसर आ जाएगा आपको। न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं मैं ये। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसे बोलता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं टोटल रिसिप्ट से, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है एक्सक्लूडिंग बोरिंग का मतलब क्या और क्यों लिखते हैं, लॉजिक नहीं पता। सुनना, मुझे बता दो बोरोविंग्स क्या है। बोरोविंग्स गवर्नमेंट के रिसिप्ट है, लेकिन खुद का पैसा नहीं है, किसी और से उधार लिया है। कैपिटल रिसिप्ट होता है, बोरिंग सब जानते हैं। गवर्नमेंट बोलती है जब भी मेरे को फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करूंगा टोटल रिसिप्ट को। टोटल रिसिप्ट के अंदर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट तो पूरी पूरी लूंगा, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में बोरोविंग को माइनस कर दूंगा। बोरोविंग को नहीं लूंगा, सिंपल सी बात है, बोरोविंग को नहीं लूंगा मैं, क्योंकि बोरिंग्स मेरी खुद की रिसिप्ट नहीं है, मेरा खुद का पैसा नहीं है। मेरे को ये देखना है कि मेरा खुद का पैसा मेरे एक्सपेंस को कितना पूरा कर सकता है। मेरा खुद का पैसा, देखो बोरोविंग्स मतलब इसमें स्मॉल सेविंग्स भी आ गई, वो भी बोरिंग एक तरह की, वो भी नहीं लेनी मेरे को। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बोरिंग के साथ स्मॉल सेविंग्स भी बोरिंग्स ही है, वापस देना है, वो नहीं लेनी। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, सिर्फ वो आपको लेनी है। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट यानी बोरिंग स्मॉल सेविंग्स वो आपको नहीं लेनी है। गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि मेरा खुद का पैसा बोरिंग के अलावा जो है वो कितना है कि मैं अपने एक्सपेंस पूरे कर सकूं। गवर्नमेंट देखना चाहते हैं हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी उधार की जरूरत है। इसलिए बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट बोरिंग रिक्वायरमेंट शो करता है। तो बोरिंग को नहीं ले रही ना गवर्नमेंट, अपना पैसा देख रही है कितना है, फिर जो शॉर्टेज पड़ेगी उसकी उधार लेंगे। इन शॉर्ट, फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोविंग्स की रिक्वायरमेंट शो करता है। इसलिए हम कहते हैं, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा आज। अपना पैसा छोड़ दो। जब आपने बजट डेफिसिट निकाला था, आपने सब कुछ लिया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। लेकिन आप जब फिस्कल डेफिसिट निकालते हो तो इसमें आप बोरिंग को छोड़ देते हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, हम देखना चाहते हैं हम कितने पानी में हैं, हमारी क्या औकात है इस टाइम। इसलिए बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट हाई नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि बोरिंग्स बहुत हाई है इसका मतलब, ये ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। सोचो एक क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर इनडायरेक्ट, चलो बता ही देता हूं आप कि फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशन पैदा करता है। अब इसका मतलब तो तब जानोगे, इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ी होगी आपने। फिस्कल डेफिसिट क्या है, बोरिंग के बराबर है ना। बोरिंग्स इन्फ्लेशनरी कब हो सकती हैं, अगर आपने बोरिंग्स करी है और वो सारा पैसा जो बोरिंग से किया है वो आपने इकोनॉमी के अंदर ऐसी जगह लगा दिया कि उससे और पैसा और डिमांड क्रिएट हो रही है और लोगों की इनकम बढ़ रही है, डेवलपमेंट पे लगा दिया मान लो। अब लोगों की इनकम बढ़ेगी, डेवलपमेंट हो गई, इनकम बढ़ेगी, लोग डिमांड और करेंगे, अब डिमांड और करेंगे एक्सेस में तो प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पैदा होगा। तो डिपेंड करता है कि फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी है या नहीं। अगर आपने वो पैसा जो बोरिंग से लिया है वो डेवलपमेंट पे लगाया तो इन्फ्लेशन पैदा करेगा। अगर वही पैसा जो बोरिंग से आपने लिया है वो डिफेंस पे लगाया होता, लॉ पे लगाया होता, जुडिशरी पे लगाया होता, डेवलपमेंट पे ना लगाया होता, तो वो डिमांड एक्सेस पैदा कैसे करता। वो तो आपकी सिक्योरिटी में लग गया ना, लॉ डिफेंस ऑर्डर में। तो वो इन्फ्लेशन पैदा नहीं करता। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस कि गवर्नमेंट ने पैसा कहां लगाया, डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट में लगाया इन्फ्लेशनरी होगा, नहीं लगाया तो नहीं होगा। दिस इज द आंसर, दोनों बातें लिखेंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ये लगभग वीडियो हमारी 27-28 मिनट की हो चुकी है, यहां पे आप देखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, सिंपल सी बात है। अगर गवर्नमेंट ये देखना चाहे कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा हमारे बाकी एक्सपेंसेस कितने हैं, वो देखना है हमें। अगर मैं फिस्कल डेफिसिट यानी बोरिंग्स में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दूं, बोरिंग्स में से इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दूं, उसके बाद जो शॉर्टेज अभी पड़ रही है मेरे को, वो मेरा प्राइमरी डेफिसिट है। ठीक है, क्या है मेरा प्राइमरी डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर एग्जाम में आया व्हाट डज प्राइमरी डेफिसिट शोज, प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा, इंटरेस्ट कमिटमेंट के अलावा बाकी आपके कितने एक्सपेंस हैं जिसके लिए आपको बोरिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर क्वेश्चन आया व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट शोज, प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब आता है, जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट बराबर होंगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तब होगा जीरो प्राइम। अभी क्या शो करता है कि जितनी इंटरेस्ट पेमेंट उतनी ही बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पे करने के लिए भी मेरे को बोरो करना पड़ रहा है। कितनी वर्स सिचुएशन है ये, वो जीरो प्राइमरी डेफिसिट किया है। दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन कब करोगे, जाओ बोर्ड आ गए। और ये क्वेश्चन कहां है, हर बच्चे की किताब के पीछे हॉट्स क्वेश्चन मैं संदीप करके अंदर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे। आप कभी पढ़ते हो, उसको पढ़ो तब एग्जाम अच्छा होगा।
एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, हर चैप्टर के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लो। मेरा मैसेज सबको है ये। कोई डाउट हो मुझसे पूछो, आप एक कमेंट कर दो किसी वीडियो के नीचे, मैं पढ़ लूंगा और मैं आपको वीडियो बना दूंगा। सिंपल। आई बात समझ? तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, क्या इंप्लीकेशन है, क्या रिजल्ट है। एक तो शो करता है बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट, दूसरा इन्फ्लेशन हो सकता है, तीसरा हमारी कंट्री की डेवलपमेंट रुक सकती है, क्योंकि बोरिंग्स में उधार में हो कैसे डेवलपमेंट करोगे, आप किसी और कंट्री पे डिपेंड हो, ये भी इशू करता है। क्योंकि बोरिंग्स करते हो, आरबीआई से नहीं हुई बोरिंग तो कहां से मांग, किसी और से मांगोगे, तो फॉरेन डिपेंडेंस हो सकता है, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, डेट ट्रैप में आप फंस सकते हो, आप लोन में फंसे हुए हो, लोन का ब्याज बहुत ज्यादा होता है, वो भी ना चुका पाए तो और लोन लेना पड़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट डेट ट्रैप में फंसा देता है, जाल में, लोन के जाल में फंसा देता है। ये इंप्लीकेशन है, बुक में है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करो। आई होप समझ में आपको आज बहुत अच्छा आया होगा। अगर समझ में अच्छा आया है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ये वीडियो सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट्स कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।